सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आया हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइज नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके रिविजन करिए। जितना आप रिविजन करेंगे आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है गाइज, लेकिन रिविजन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपकी पॉइंट उतना ही क्लियर आउट होती जाएगी, जो आपको स्ट्रांग बनाएगी। तो चलिए आज के रेलवे ग्रुप डी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट चलेगा, यानी आज के ग्रुप डी का जो सेट चलेगा वो हमारा सेट 20 चलेगा। आज के ग्रुप डी का सेट है सेट 20, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो आपके ऑप्शन है टोनोप्लास्ट में, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, या ऑप्शन डी राइबोसोम में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि राइबोसोम की, अगर हम बात करते हैं कि इसकी खोज जो है ये कब और किसने की थी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। और इसकी खोज जो है 1955 में जो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये कब हुई थी गाइस, याद रखिएगा 1955 में हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें इसकी खोज 1955 में किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा जॉर्ज प्लाडे ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है जॉर्ज जॉर्ज प्लाडे ने जो है इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि राइबोसोम नाम, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इस राइबोसोम का जो है नामकरण जो है ये किसने किया, यानी कि नामकरण जो है इसका कब पड़ा था। इसकी खोज तो हो गई थी 1955 में, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसका जो नामकरण है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका जो नामकरण हुआ था वो हुआ था आपका 1958 में, यानी कि 3 साल के बाद जो है इसका नामकरण हुआ था। और वहीं अगर बात करें कि इसका नामकरण जो है ये किसने किया था, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम जो है बी रॉबर्ट्स ने जो है इसका नामकरण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बी रॉबर्ट्स ने जो है गाइस, देखिएगा बी रॉबर्ट्स ने जो है इसको जो है राइबोसोम नाम दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका खोज जो है ये किसने किया था, जॉर्ज प्लाडे ने। और इसको नाम किसने दिया था, बी रॉबर्ट्स ने जो है इसको नाम दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी रॉबर्ट्स ने, और कब दिया था, 1958 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। तो आपको बताना है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र की है। वहीं अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र की और कौन कौन सी प्रमुख लोक कला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वारली, ठीक है। वारली जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो याद रखिएगा वारली चित्रकला जो है ये आपके जो है महाराष्ट्र का है। उसके अलावा अगर हम बात करें गोंद, गोंद जो है ये भी आपके जो है महाराष्ट्र का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं हम बात करते हैं गाइस कि गोंद जो है ये आपके कहाँ का है, गोंद कला ये भी आपके महाराष्ट्र का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हो गया आपका पिंगुली, ठीक है। पिंगुली जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पिंगुली चित्रकारी जो है ये आपको ध्यान रखना है। पिंगुली चित्रकारी जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। पिंगुली चित्रकारी जो है ये भी आपके महाराष्ट्र की है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं पे अगर हम बात करते हैं गाइस, ये हो गया आपके जो है महाराष्ट्र के। लेकिन अगर हम रंगोली की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रंगोली जो है ये आपके बहुत सारे टाइप की रंगोली होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे जैसे कि फूलों की रंगोली होती है, लोग फूलों से सजाते हैं। तो होता है आपका कौन सा होता है, तो याद रखिएगा फूलों की रंगोली हो गई, फूलों की रंगोली हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है रंगों की रंगोली होती है, फूलों की रंगोली हो गई, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें फूलों की रंगोली हो गई, उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा पाउडर की रंगोली होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पाउडर की रंगोली होती है। फूलों की रंगोली ज़्यादा जो है गाइस, याद रखिएगा फूलों की रंगोली ज़्यादा दक्षिण भारत में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल वगैरह ये सब इधर जो है ये बहुत ज़्यादा होता है महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो आपको बताना है कि वर्षा की जब बारिश होती है, आप देखते होंगे जब बारिश होती है, तो जब वो नीचे आता है तो आपको जो है वो गोलाकार आपको दिखता है, तो वो मतलब कि वो किस कारण के होता है? तो आपके ऑप्शन ए श्यानता के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी प्रत्यस्थता के कारण या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है निम्नलिखित में से जिसे हम शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है NH8, ऑप्शन बी NH1, ऑप्शन सी NH7 या ऑप्शन डी NH3। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। NH7 जो NH1 जो है गाइस देखिएगा, ये आपके जो है इसको ही हम जो है शेरशाह सूरी राजमार्ग भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये जो है ये ग्रैंड ट्रैंक रोड का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो आपका जो है NH1 जो है गाइस देखिएगा, NH1 जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है ग्रैंड ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण जो है ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रैंड ट्रक रोड का जो है ये आपको ध्यान रखना है। NH1 जो है ग्रैंड ट्रक रोड का जो है ये आपको ध्यान रखना है भाग है, ठीक है। ये ग्रैंड ट्रक रोड का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा ये जो है आपको ध्यान रखना है 4 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 राज्यों से गुजरती है, और यहाँ पे मैं बताऊँगी कि ये 4 राज्य कौन-कौन से हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है NH1 नहीं गुजरता है या किस राज्य से गुजरता है, तो इस टाइप के भी प्रश्न रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 राज्यों से गुजरती है, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ये 4 राज्य आपका कौन-कौन सा है, तो पहला हो गया आपका कौन-सा हो गया गाइस? पहला हो गया आपका दिल्ली, ठीक है। पहला जो है ये आपका कौन-सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा, पहला हो गया आपका दिल्ली हो गया। उसके बाद जो है दूसरा आपका कौन-सा राज्य हो गया? दूसरा आपका जो है पंजाब हो गया। दूसरा आपका कौन-सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका पंजाब हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा की बात करें गाइस, तो तीसरा आपका हरियाणा हो गया। तीसरा जो है ये आपका कौन-सा हो गया? तीसरा आपका जो है हरियाणा हो गया, और जो है आपका जो है चौथा कौन-सा है गाइस? तो याद रखिएगा चौथा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। चौथा जो है ये आपका कौन-सा हो गया गाइस? याद रखिएगा चौथा जो है ये आपका जो है जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा कौन-सा हो गया? चौथा आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो आपको बताना है कि एडवर्ड जेनर जो है ये कौन से रोग से जुड़े हुए हैं? तो आपके ऑप्शन ए चेचक से, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन सी विसूचिका से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक से जुड़े हुए हैं। एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करें तो इन्होंने याद रखिएगा चेचक के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। चेचक के टीके की खोज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चेचक के टीके की खोज जो है किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा चेचक के टीके की खोज जो है गाइस याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा इन्हें अगर हम बात करते हैं कि विकसित, ठीक है, चेचक के जो है ये जो टीके की खोज की थी, लेकिन जो है इसे विकसित कब किया था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम वही बात करें कि इन्हें जो है इस टीके की को जो है इसे विकसित कब किया था गाइस? तो ये याद रखिएगा विकसित इन्हें 1996 में किया, 1796 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया था गाइस? याद रखिएगा 1796 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1796 में जो है पहला टीका विकसित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको लिख देती हूँ पहला टीका विकसित, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है ये आपको क्या याद रखना है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि पहला टीका विकसित कब किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहला टीका विकसित जो है गाइस याद रखिएगा पहला टीका विकसित जो है 1796 में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी? तो आपको बताना है कि संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत जो है ये किसने की थी? तो आपके ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष ने, ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सान्याल ने, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने या ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमुदी अखबार की शुरुआत की थी और अगर हम बात करें तो ये कौन-सी भाषा में थी गाइस? तो यहाँ पे हम याद रखेंगे अगर हम बात करते हैं कि ये कौन-सी भाषा में थी गाइस? तो याद रखिएगा ये जो अखबार थी ये आपकी बंगाली भाषा में थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन-सी भाषा में थी गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, बंगाली भाषा में थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस कि इसका जो है गाइस याद रखिएगा, इसका जो है प्रकाशन कब हुआ था? तो 1821 में जो है गाइस याद रखिएगा इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा संवाद कुमुदी का जो है प्रकाशन हुआ था 1821 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है 1821 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है कि जब कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था तो वहीं अगर हम बात करें कि कैबिनेट मिशन का अगर हम बात करते हैं भारत में आगमन कब हुआ था 1946 में। ठीक है, तो अब इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद जो है कैबिनेट मिशन का जब आगमन हुआ था उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है और इन्हीं को जो है हम क्या कहते हैं गाइस? तो याद रखिएगा इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? यानी कि यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि दो आपका जो है क्या होगा गाइस, दो आपका प्रोटॉन हो और दो आपका जो है न्यूट्रॉन हो और दो आपका जो है इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इसको क्या इसका जो द्रव्यमान होता है गाइस यानी मास जो है इसका कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस तत्व का जो है द्रव्यमान जो है ये 4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो है हीलियम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हीलियम की अगर हम बात करें गाइज तो हीलियम की अगर हम बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हीलियम में क्या होता है गाइज, याद रखिएगा हीलियम की अगर हम बात करते हैं गाइज तो याद रखिएगा हीलियम में जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इसका द्रव्यमान जो है 4 होता है। हीलियम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है गाइस, याद रखिएगा 2 प्रोटॉन होता है और प्लस आपको याद रखना है 2 प्रोटॉन होता है और 2 आपका जो है न्यूट्रॉन होता है। तो ये आपका जो है टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप यहाँ पे ये बोलिएगा कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन जो है इसको आपने क्यों नहीं गिना? ये जो है आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को आपने क्यों नहीं गिना? क्योंकि हीलियम का जो है यहाँ पे आप क्या बोले कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो हीलियम का भी 4 होता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे यही एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है गाइस, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो द्रव्यमान संख्या होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, जो द्रव्यमान संख्या होता है, जो आपका जो है गाइस ये देखिएगा द्रव्यमान संख्या में जो है आपको ध्यान रखना है द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन को नहीं गिना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान संख्या में जो है गाइस देखिएगा द्रव्यमान संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन नहीं गिना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी अगर ये निकालना हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है नहीं गिना जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं गिना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से हीलियम का जो है इलेक्ट्रॉन इसका जो है नहीं गिना जाएगा, इसलिए हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तत्व का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हीलियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो है ये कैसे हुआ है? तो आपके ऑप्शन है जीवों के श्वसन से, ऑप्शन बी वनों की अग्नि से, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जीवों के श्वसन से हुआ है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए देव प्रयाग में, ऑप्शन बी रुद्र प्रयाग में, ऑप्शन सी विष्णु प्रयाग में, या ऑप्शन डी कर्ण प्रयाग में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देव प्रयाग में। वहीं अगर हम बात करें देव प्रयाग जो है ये आपका कहाँ पड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा देव प्रयाग जो है ये आपके उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि देवप्रयाग आपका कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती है, जब ये दोनों नदी आपस में मिलती है, तो कौन सी नदी का निर्माण करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब ये दोनों आपस में मिलती है तो किस नदी का निर्माण करती है गाइस, तो याद रखिएगा गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों जब मिलती है तो किस नदी का निर्माण करती है, गंगा नदी का जो है गाइस याद रखिएगा किस नदी का निर्माण करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा नदी का निर्माण करती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि एमिनो एसिड में कितने प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो आपको बताना है एमिनो एसिड में जो है कितने प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 2। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एमिनो एसिड में जो है कितने प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, 4 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। वहीं अगर हम बात करें कि 4 प्रमुख तत्व जो है ये कौन-कौन सा पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा। पहला आपको याद रखना है कार्बन पाया जाता है। पहला जो है ये आपको याद रखना है कौन-सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है कार्बन पाया जाता है। वहीं दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा आपको याद रखना है ऑक्सीजन पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कार्बन पाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है गाइस आपका जो है याद रखना है ऑक्सीजन पाया जाता है। और अगर वहीं अगर हम तीसरा बात करें, ऑक्सीजन है। तीसरा अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा अगर हम बात करें तो क्या पाया जाता है गाइस, याद रखिएगा हाइड्रोजन। और वहीं अगर हम चौथा बात करें तो गाइस आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये 4 तत्व जो है एमिनो एसिड में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एमिनो एसिड में कितने तत्व पाए जाते हैं, 4 तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ाता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। तो आपको बताना है कि वायु प्रदूषक कौन सा है जो मनुष्य के रक्तदाब को भी बढ़ाता है और वायु संबंधी रोग को भी पैदा करता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कैडमियम, या ऑप्शन डी सीसा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैडमियम जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है रक्तदाब को बढ़ाता भी है और हृदय के संबंधी जितने भी रोग होते हैं इसको ये करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जो है कैडमियम जो है ये किसको नुकसान करता है, ये तो ये करता है, ये इसके साथ साथ गाइस याद रखिएगा ये गुर्दों को भी नुकसान करता है। ये आपको ध्यान रखना है, गुर्दों को नुकसान करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फेफड़ों को भी नुकसान करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये गुर्दा फेफड़ा को जो है गाइस याद रखिएगा गुर्दा और फेफड़ा को भी नुकसान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कैडमियम का जो है ये आपको जैसे कि ये जैसे प्लास्टिक व्लास्टिक की चीज़ों में भी ये पाया जाता है, जो उद्योग वगैरह जहाँ पे बनता है उसका उसमें भी ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सिगरेट का धुआँ होता है उसमें भी ये पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये गुर्दों को भी जो है कैसे देखिएगा ये नुकसान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपको बताना है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है कालाचार्य, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी भद्रभाहु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना है कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे गाइस याद रखिएगा स्थूलभद्र थे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस भद्रभाहु, ठीक है, भद्रभाव जो है गाइस याद रखिएगा दिगंबर के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है दिगंबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिगंबर संप्रदाय के जो है गाइस याद रखिएगा दिगंबर संप्रदाय के जो है गाइस याद रखिएगा दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक जो है ये कौन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक जो है ये भद्रभाव है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक जो है ये भद्रभाव है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा
दिगंबर जो है गाइस ये देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये नग्न अवस्था में रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कौन से अवस्था में रहते थे गाइस, तो याद रखिएगा ये नग्न अवस्था में रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है, नग्न अवस्था में रहते थे। और जो वहीं आपके जो है गाइस याद रखिएगा, जो आपके जो है स्थूलभद्र थे, जो संस्थापक थे, यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे, ये कौन से अवस्था में रहते थे? श्वेत श्वेत कपड़ा पहनते थे और वो लोग जो है नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन से कपड़ा पहनते थे? श्वेत कपड़ा पहनते थे, ये आपको ध्यान रखना है, श्वेत कपड़ा पहनते थे और वहीं जो है कैसे देखिएगा, दिगंबर संप्रदाय के जो थे, वो लोग जो है नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए कार्बन के द्वारा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के द्वारा या ऑप्शन डी सिलिकॉन के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा जो है किसके साथ यौगिक करता है? कार्बन के साथ। अगर हम बात करते हैं जो आपका जो है हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन और प्लस जो है आपका कार्बन, ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है ये क्या बनाती है गाइस? तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलाकर जो है गाइस देखिएगा ये क्या बनाती है? हाइड्रोकार्बन बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलाकर जो है ये क्या बनाती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलाकर जो है ये हाइड्रोकार्बन बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अदरक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको बताना है अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या ऑप्शन डी गुजरात में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में होता है। वहीं आंध्र प्रदेश में हम लगभग अगर हम बात करें तो 41% जो है 41% जो है अदरक का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बाद, यानी कि आंध्र प्रदेश के बाद जो है पहला जो है यहाँ पे हम बताते हैं, तो सबसे पहले जो है ये आपका कौन सा हो गया? सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश हो गया, जो कि आपका जो है 41% जो है ये अदरक का उत्पादन करता है, ये राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा आपका कौन सा राज्य हो गया इसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका राजस्थान हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद जो है अदरक का उत्पादन राजस्थान करता है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के बाद आपको याद रखना है ओडिशा करता है, ठीक है? राजस्थान के बाद जो है कैसा देखिएगा, इसके बाद जो आपको याद रखना है ओडिशा करता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ओडिशा के बाद जो है ये आपका महाराष्ट्र करता है, ठीक है? ओडिशा के बाद जो है ये आपका कौन करता है? ओडिशा के बाद आपका महाराष्ट्र करता है। अब यहीं अगर हम बात करें तो आपका जो है राजस्थान कितना परसेंट करता है गाइस? याद रखिएगा राजस्थान आपका 21% उत्पादन करता है अदरक का, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम ओडिशा की बात करें तो उड़ीसा आपका जो है 20% उत्पादन करता है और वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो याद रखिएगा महाराष्ट्र आपका 15% करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो आपके ऑप्शन है सेंचुरी, ऑप्शन बी बायो स्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी सामाजिक वन या ऑप्शन डी नेशनल पार्क। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बायो स्फीयर रिजर्व जो है ये आपको ध्यान रखना है, कानूनी तौर पर आरक्षित है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है बायो स्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो भारत में कुल कितना है इससे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा भारत में जो है कुल कितना है इससे याद रखिएगा भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत में कुल कितना है इससे याद रखिएगा भारत में कुल 18 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है पहला पहला अगर हम बात करते हैं कि पहला आपका बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये बहुत बार पूछा गया और बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत लोगों को पता होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका कौन सा है इससे याद रखिएगा, ये है आपका नीलगिरी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका नीलगिरी है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि नीलगिरी को जो है याद रखिएगा ये स्थापित कब किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम नीलगिरी की बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि इसे स्थापित कब किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसको नोट करते हुए चलिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे स्थापित जो किया गया था वो 1986 में। नीलगिरी को कब स्थापित किया गया था?
1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले उससे पहले मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। याद रखिएगा नीलगिरी को जो है यह स्थापित कब किया गया था गाइस? तो याद रखिएगा इसे 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आपके ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी ग्रेट चैनल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस ग्रेट चैनल की, अगर हम बात करें ग्रेट चैनल जो है ये किसको अलग करती है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है सुमात्रा और निकोबार को कौन अलग करती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है सुमात्रा और निकोबार, ठीक है। ग्रेट चैनल जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किसको अलग करती है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है सुमात्रा और निकोबार को जो है ये कौन अलग करती है गाइस? याद रखिएगा ये करती है ग्रेट चैनल, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है 9 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करती है गाइस? तो याद रखिएगा ये करती है आपकी लक्षद्वीप और मिनी कोय को, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये किसको अलग करती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो करती है ये लक्षद्वीप को करती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये जो है ये किसको करती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये लक्षद्वीप लक्षद्वीप और मिनी कोय को कौन अलग करती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है लक्षद्वीप और मिनी कोय को जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका 9 डिग्री चैनल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है मिनी कोय और मालदीव को अलग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री चैनल जो है ये किससे अलग करता है गाइस? तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल जो है ये आपके जो है मिनी काय को अलग करता है। मिनी काय को किससे अलग करता है? मिनी काय और जो है गाइस याद रखिएगा मिनी काय और जो है मालदीव को अलग करता है। मिनी काय और मालदीव को कौन अलग करता है गाइस? तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल तो बहुत बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल हो 10 डिग्री चैनल हो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मालदीव को, ठीक है। मालदीव को अलग करता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको अलग करता है गाइस? याद रखिएगा मालदीव को। यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया तो इसे सही कर लीजिएगा मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। तो आपको बताना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने या ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता ने किया था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है ये कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 1957 में इसे स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1957 में जो है गाइस याद रखिएगा 1957 में इसे स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये पंचायती राज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति जो है, ये आपको ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता समिति जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके जो है त्रिस्तरीय, ठीक है। आपको ध्यान रखना है त्रिस्तरीय पंचायती राज से जो है ये संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता जो है अशोक मेहता समिति जो है वो द्विस्तरीय था और ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। त्रिस्तरीय में जो है ये कौन कौन सा आता है? अगर हम त्रिस्तरीय की बात करेगा तो ये आपका जो है ग्राम पंचायत आता है। ये जो है ये आपका क्या आता है त्रिस्तरीय में? तो ये आपको ध्यान रखना है त्रिस्तरीय में जो है ये आपका ग्राम पंचायत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा जो है ये आपका पंचायत समिति आता है। दूसरा जो है ये आपका क्या आता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है पंचायत समिति आता है। और वहीं अगर हम तीसरा अगर हम बात करें तीसरा जो है ये आपका कौन सा आता है गाइस? याद रखिएगा तीसरा आपका जिला परिषद आता है। तो यही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? ये बलवंत राय मेहता ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिला परिषद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। तो आपके ऑप्शन है शशि थरूर, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी रोहिंटन मिस्त्री या ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है क्रोनोमीटर का, ऑप्शन बी वेंटुरीमीटर का, ऑप्शन सी एक्टिनोमीटर का, या ऑप्शन डी क्लाइनोमीटर का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है एक्टिनोमीटर। ठीक है, एक्टिनोमीटर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो है विकिरण की तीव्रता का मापन जो है ये किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, तो एक्टिनोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवतीय रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। तो आप सभी को पता है कि जो है कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो भारत के पूरा बीचों बीच है से ये गुजरता है, जिसमें आपका जो है गुजरात, छत्तीसगढ़ वगैरह आता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कर्क रेखा की जगह पे अगर विषुवतीय रेखा होती, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या होता, जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता। तो आपके ऑप्शन है कम ताप एवं अधिक वर्षा होता, या ऑप्शन बी कम ताप और कम वर्षा होता है, या ऑप्शन सी कम ताप और अधिक ताप और कम वर्षा होता है, या ऑप्शन डी अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अधिक ताप और अधिक वर्षा होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र में है। और वहीं अगर हम बात करें कि ये कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है कौन सी नदी पर है गाइस, तो याद रखिएगा ये कौन सी नदी पर बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके कोयना नदी पर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इसका जो है जैसा देखिएगा, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, इसका निर्माण इसका जो है निर्माण जो हुआ था, यानी कि इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण जब पड़ा था तो यानी कि हम इसकी शुरुआत ही बोल सकते हैं गाइस। तो याद रखिएगा इसका जो है शुरुआत कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1954 में। ठीक है, इसका शुरुआत कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इसका शुरुआत हुआ था 1954 में, इसका शुरुआत हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आइजोल किसकी राजधानी है। तो आपको बताना है आइजोल जो है ये किसकी राजधानी है। तो आपके ऑप्शन है त्रिपुरा की, ऑप्शन बी मणिपुर की, ऑप्शन सी मिजोरम की, ऑप्शन डी नागालैंड की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी जो है ये कहाँ है, आइजोल है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस तो आपको याद रखना है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी जो है ये कहाँ है, तो त्रिपुरा की राजधानी जो है ये अगरतला है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और वहीं अगर हम बात करते हैं मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ये पूछा भी किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मणिपुर की राजधानी जो है ये कहाँ है, इम्फाल है। और वहीं अगर हम बात करते हैं नागालैंड, नागालैंड की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा नागालैंड की राजधानी जो है ये कोहिमा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा कोहिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जिसमें क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है, या ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु ये जो है यहाँ पे प्रोटॉन छूट गया, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन यहाँ पे कर लीजिएगा। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमसे कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो आपके ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दिष्ट विद्युत धारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, तो याद रखिएगा इससे जो है दिष्ट विद्युत धारा जो है होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले। तो आपको बताना है हल से जोते हुए खेत के प्रमाण जो है किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए रोपर, ऑप्शन बी राखी गढ़ी, ऑप्शन सी चंद्रहुदरो या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कालीबंगा से मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम वही बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा की खोज जो है ये कब हुई थी गाइस। तो वहीं अगर हम खोज की बात करें इसकी, तो याद रखिएगा कालीबंगा की खोज जो है 1951 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा की खोज जो है ये कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है गाइस याद रखिएगा 1951 में जो है गाइस याद रखिएगा अमलानंद घोष ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने जो है, यह देखिएगा अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी खोज जो है ये किसने की थी, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अमलानंद, ठीक है, अमलानंद घोष ने जो है कैसे देखिएगा इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए बादलों की दिशा व गति से, या ऑप्शन बी वर्षा की मात्रा, या ऑप्शन सी सागरीय लवणता की मात्रा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नेफोमीटर से जो है बादलों की दिशा और गति को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाभारत के रचयिता कौन है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी तुलसीदास, या ऑप्शन डी सूरदास। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेद व्यास जो है महाभारत के रचनाकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को निम्नलिखित को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है, ईसाई को, ऑप्शन बी बौद्ध को, या ऑप्शन सी एंग्लो इंडियन को, या ऑप्शन डी पारसी को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंग्लो इंडियन को करता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितने सदस्यों को करता है गाइस, तो एंग्लो इंडियन से जो है गाइस याद रखिएगा 2 सदस्यों को करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा लोकसभा में करता है, ठीक है। 2 सदस्यों को नामित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है बेतवा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा नर्मदा की अगर हम बात करें तो सोन नदी जो है ये भी आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो गाइस आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का आज का जो प्रीवियस ईयर सेट 20 था ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।